नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। हमने पिछले वीडियो में लोकसभा के विषय में विस्तार से जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा के बारे में। अगर आप भारतीय राजनीति, संविधान और लोकतंत्र में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम राज्यसभा की स्थापना, संरचना, उनकी शक्तियाँ और विशेषताओं और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो का जो मुख्य आधार है वो है राज्यसभा क्या है, राज्यसभा की स्थापना एवं संवैधानिक पक्ष, सदस्य संख्या और संरचना, राज्यसभा सदस्य की योग्यता, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा का कार्यकाल, उसके कुछ प्रमुख पदाधिकारी, सभापति के विषय में जानेंगे और राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ कौन कौन सी है वो जानेंगे। लोकसभा में राज्यसभा की समान शक्ति कौन है जो कि सिमिलर हो तो उसके विषय में जानेंगे। फिर राज्यसभा की क्या उपयोगिता है या नहीं है उसको भी जानेंगे आज हम, और अंत में कुछ रोचक तथ्य को जानेंगे राज्यसभा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है राज्यसभा क्या है। इसको राज्यों का प्रतिनिधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यों का प्रतिनिधि, राज्यों का प्रतिनिधि। अगर पूछे कि राज्यसभा क्या है तो सिंपल सा उसको कहना है राज्यों का प्रतिनिधि है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है, यानी कि अपर हाउस होता है। यह लोकसभा की तरह जनता द्वारा सीधे चुने जाने वाले संस्थान नहीं है। जैसे कि हमने देखा था कि लोकसभा में जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, लेकिन इसमें जो है परोक्ष रूप से निर्वाचन करती है। उसको भी हम जानेंगे निर्वाचन के टॉपिक में। यह जो है एक स्थायी सदन है, यानी परमानेंट हाउस है, जिसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भरा जाता है। मतलब यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर सदस्य यहाँ चुनकर, मतलब परोक्ष रूप से चुनकर आते हैं। तो ये था राज्यसभा। अब हम जानते हैं राज्यसभा की स्थापना और उसके कुछ संवैधानिक पक्ष। तो स्थापना और संवैधानिक पक्ष। भारतीय संसद के अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 80 कहेंगे। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन जो है, राज्यसभा का गठन या संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 80 हमने देखा था कि अनुच्छेद 81 में जो है वो लोकसभा की संरचना या गठन की बात कही गई थी। राज्यसभा की स्थापना की अगर बात करें तो राज्यसभा का जो गठन था वो 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में। ये आप याद रख लेंगे। और इसकी अगर पहली बैठक की बात करें तो वो 13 मई 1952 में ही हुआ था। तो पहली बैठक की बात करें राज्यसभा की, तो पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। इसको जो था पहले कहा जाता था अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट। तो पहले इसका क्या नाम था अंग्रेजी में? जब राज्यसभा अस्तित्व में आया था तो उसको उस वक्त कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों का परिषद। राज्यों का परिषद उस वक्त कहा जाता था। बाद के वर्षों में इसका नाम बदलकर राज्यसभा रखा गया, वो आगे हम जानेंगे। अब आगे देखते हैं अगला बिंदु, राज्यसभा की सदस्य संख्या और उसकी संरचना। चलिए देखते हैं सदस्य की संख्या और संरचना। तो ये प्रायः पूछा जाता है सदस्य संख्या। तो जब संविधान निर्माण हुआ था तो सदस्यों की संख्या जो अधिकतम
निर्धारित की गई थी सदस्यों की संख्या अधिकतम। अधिकतम वर्ड तो आप जान ही रहे होंगे कि इससे ज़्यादा नहीं, ये मैक्सिमम हो गया। अधिकतम जो था वो 250 निर्धारित की गई थी। कितना? 250। और ये सदस्य कहाँ से चुनकर आने जाने थे? तो उसमें 238 जो थे वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाने थे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 238 राज्यों से प्लस केंद्र शासित प्रदेश से और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। 12 सदस्य राष्ट्रपति ऐसे सदस्य को मनोनीत करता है जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और अन्य क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट होते हैं, उत्कृष्टता जिन्होंने हासिल की है, उनको राज्यसभा का सदस्य नामित किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो है राज्यसभा में वो 245 सदस्य ही है। वर्तमान में अगर पूछे तो वर्तमान में 245 सदस्य ही राज्यसभा में है, जिसमें कि 229 जो है वो राज्यों से है। आप याद रखेंगे 229 राज्यों से, 4 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करता है। तो इस तरह से 245 सीट जो है इसका अभी वर्तमान में सदस्य संख्या है। अगर पूछा जाता है एग्जाम में वर्तमान में तो 245 बोलेंगे और अधिकतम पूछा जाता है सीटों की संख्या तो 250 बोलेंगे अधिकतम सीटों की संख्या। उसमें से आप केंद्र राज्य का देख ले विभाजन, 238 केंद्र राज्य से, यहाँ पूछे वर्तमान में तो 229 राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। और प्रायः पूछा जाता है राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, तो 12 सदस्यों का। तो 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से यहाँ आते हैं। अगर दोनों का इंक्लूडिंग करके पूछा जाए तो 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से मिलाकर 233 सदस्य होते हैं, जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। ऐसा क्यों है? तो प्रत्येक राज्य से मिलने वाले सदस्यों की संख्या उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है। जैसे किसी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ जो है प्रतिनिधि की संख्या ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ 31 सदस्य है। वहीं नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों की देखें, वहाँ की जनसंख्या कम है तो वहाँ एक एक राज्यसभा सीटों की व्यवस्था की गई है। तो इस वजह से प्रत्येक राज्य की राज्यसभा हो या लोकसभा की सदस्य संख्या हो या सीटों की संख्या हो या प्रतिनिधियों की संख्या हो, वो अलग अलग होता है। इसका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष ना होकर परोक्ष या अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होता है। तो निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष को ही परोक्ष भी बोला जाता है, इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहते हैं। और नियुक्त किए गए सदस्य के बारे में अगर थोड़ा जान लें तो राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो किन किन क्षेत्रों में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष योगदान दिया, उस आधार पर राष्ट्रपति उनका मनोनयन करते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा तो सचिन तेंदुलकर जी हैं जो कि राज्यसभा सदस्य, फिर लता मंगेशकर रही थी, फिर रेखा जी रही थी, फिर प्रकाश पादुकोण रही थी, पीटी उषा जो है अभी। तो ये सब राज्यसभा के मेंबर थे क्योंकि इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया था। तो इस वजह से तो साहित्य के क्षेत्र में आप याद रखेंगे साहित्य, विज्ञान, कला, मुख्यतः साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये 4 सेक्टर होता है। पहले समाज सेवा नहीं था लेकिन अब समाज सेवा को भी जोड़ दिया गया है। पहले 3 ही क्षेत्र में दिया जाता था, साहित्य, विज्ञान और कला, लेकिन अब समाज सेवा को भी इसमें जोड़ दिया गया है।
अगर इसके सदस्यों की योग्यता की बात करें, योग्यता की बात कर लें तो योग्यता की बात करें कि इसमें कौन सदस्य जो है आते हैं, उनकी योग्यता क्या रहने वाली है। तो निर्वाचन हो गया राज्यसभा का, ये सदस्यों की योग्यता करें तो वह भारत के नागरिक होंगे। क्या होंगे? सबसे पहला कंडीशन है भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसकी आयु 30 वर्ष हो, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि 30 वर्ष आयु हो कम से कम। अधिकतम कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम उसकी अवस्था जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और निर्वाचित व्यक्ति जो है, यह कोई जरूरी नहीं है कि उसी राज्य विशेष का हो, किसी भी राज्य का हो सकता है। अब जैसे कि अगर कोई इंसान उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का ही निवासी हो, वह किसी और राज्य का भी निवासी हो सकता है। अगला देखते हैं कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। तो लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, मानसिक रूप से वो सक्षम हो, मानसिक रूप से वो विक्षिप्त नहीं हो, सक्षम हो, और साथ ही वह किसी गंभीर आरोप में आरोपित ना हो। ये कुछ बिंदु है जो सदस्य की योग्यता निर्धारित करती है, जिसमें पहला वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, मानसिक रूप से सक्षम हो, और किसी गंभीर अपराध के लिए वह आरोपित ना हो। तो ये सदस्य की योग्यता है। अब हम अच्छे से समझेंगे इसके निर्वाचन के विषय में। हमने 4 बिंदुओं को देखा। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की बात कर लें तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है राज्यों में, उनके सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो प्रोसेस क्या होता है? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। तो किस आधार पर होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये प्रोसेस याद रख लेंगे। इसी के द्वारा राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। तो परोक्ष रूप से जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। जैसे कि हमने देखा था कि लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। आप अगर वोट देने जाते होंगे तो वो एक प्रोसेस होता है जहां आप अकेले उस जगह होते हैं जहां आप ईवीएम का मशीन का बटन दबाते हैं। तो यहाँ जो होता है वो खुले तौर पे मतदान होता है। तो कैसा होता है? खुला मतदान। गुप्त मतदान की व्यवस्था नहीं है, खुले मतदान की व्यवस्था है यहाँ। तो ये 2 मुख्य बिंदु है जो आपको याद रखने हैं इसके निर्वाचन में। तो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। किस प्रोसेस से? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, और इसका मतदान जो होता है वो खुले तौर पर मतदान होता है। अब देखते हैं कार्यकाल। कार्यकाल कार्यकाल में देखें तो लोकसभा की तरह राज्यसभा जो है वो भंग नहीं होता है, बल्कि यह स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन। लोकसभा जो अस्थायी सदन है, वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कभी कभी पूछा जाता है स्थायी सदन कौन है? तो राज्यसभा है, और यह भंग नहीं होता है। इसको
भंग नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने देखा था लोकसभा में कि मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बल्कि प्रत्येक सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। लेकिन जो है हर 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। तो कितने वर्ष पर? आप याद रखेंगे, प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने सदस्यों का सेवानिवृत्ति हो जाता है? तो 1/3 यानी 1/3। 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये आप प्रोसेस याद रखेंगे, कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जिनका कि 6 साल जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है, 6 साल का कार्यकाल वो पूरा कर चुके होते हैं, वो 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्य की छटनी कर दी जाती है राज्यसभा से। अब देखते हैं अगला पॉइंट, राज्यसभा के प्रमुख पदाधिकारी। राज्यसभा के प्रमुख पदाधिकारी की बात करें तो उसमें से है सभापति, उपसभापति, सदन के नेता या पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता। सभापति जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो सभापति होते हैं, जिनको कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी सभापति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इनका काम होता है जो सदन की जो बैठक होती है उसको सुचारू रूप से संचालित करना। अगर वर्तमान में उपराष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? जगदीप धनखड़ जी। कौन है वर्तमान में? तो जगदीप धनखड़ जी हैं, उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं। उपसभापति की बात करें तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनता है, जो कि सभापति की अनुपस्थिति पर कार्यभार संभालता है। तो अभी जो वर्तमान में उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। तो सभापति की अनुपस्थिति पर सभापति के सारे कार्यों का संचालन जो है वो उपसभापति करते हैं और इनका जो चुनाव होता है वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुनाव इनका भी होता है। सदन के नेता की बात अगर कर लें, लीडर ऑफ हाउस की बात कर लें, तो यह सत्तारूढ़ दल के एक वरिष्ठ सदस्य को दिया जाता है यह पद। मतलब जो सत्ता में है उसके जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं तो उनको पक्ष का नेता कहा जाता है, यानी पक्ष के नेता की पदवी दी जाती है। तो सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेता, सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेता को सदन के नेता का जो उपाधि है वो दी जाती है। वर्तमान में बीजेपी जो है वो सत्तारूढ़ दल है, तो उसके जो है पक्ष के नेता जो हैं वो अभी जेपी नड्डा जो हैं राज्यसभा के सदन के नेता के तौर पर हैं। कौन है? तो जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा, तो अभी पक्ष के नेता है वर्तमान में 2025 में। विपक्ष के नेता की अगर बात करें तो यह जो पद उस पार्टी को मतलब उस पार्टी के नेता को दिया जाता है जिसके सदस्य की संख्या कम से कम 10% उस सदन में हो। तो कितना हो? सदस्य संख्या कम से कम 10% होना अनिवार्य है। तो उसको जो है विपक्ष के नेता के तौर पर यह उपाधि दी जाती है और वर्तमान में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के हैं उनको यह उपाधि दिया गया। वो विपक्ष के नेता हैं, मल्लिकार्जुन
खड़गे जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता है सदन में। तो ये था कुछ प्रमुख पदाधिकारी। अब हम राज्यसभा के सभापति के विषय में थोड़ा सा विस्तार से जान लें, क्योंकि यह एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्यसभा का सभापति, जैसा कि हमने जाना कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी जो होता है उसको सभापति कहते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति जो भी होंगे उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वो ऑटोमेटिकली जो है वो उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति नियुक्त हो जाते हैं। अगला है, जब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उस समय वह राज्यसभा का जो है वो सभापति नहीं होता है। मतलब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के समय उपराष्ट्रपति सभापति नहीं होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यवाहक मतलब कार्य जो है संभाल रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो राज्यसभा के सभापति नहीं होते, उसके जगह उपसभापति सभापति बन जाते हैं। राज्यसभा के सभापति को पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे राष्ट्रपति के पद से हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति के पद से जब हटा दिया जाएगा तो राज्यसभा का सभापति भी वह ऑटोमेटिकली नहीं रहेगा। सभापति का कार्य का देखें, अगर कार्य की बात कर लें तो सभापति का कार्य जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही कार्य होता है। मतलब सदन के अनुशासन को बनाए रखना, निर्देश देना कि आप बोलें, आप बैठें, ऐसे जो सदन का कार्यकाल चलता है तो वो मुख्यतः लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही राज्यसभा के सभापति का भी कार्यकाल मतलब कार्य होता है। सदन में किसी मुद्दे पर अगर मत समान रहने की स्थिति हो, जैसे कि कोई विधेयक हो पास हो रहा हो, पक्ष और विपक्ष का मत जो है वो समान हो, तो उस स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष जैसे कि निर्णायक मत देते हैं लोक सदन में, उसी प्रकार राज्यसभा के सभापति जो हैं उस निर्णायक मत का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कार्य मुख्यतः है लोकसभा के अध्यक्ष के समान। तो लोकसभा के अध्यक्ष के समान कार्य और राज्यसभा में निर्णायक मत देना। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी बिल अगर जिस पे कि वोटिंग होना है, पक्ष और विपक्ष का मत समान होता है, तो उस वक्त जो है निर्णायक मत देकर पक्ष या विपक्ष सामान्यतः पक्ष में ही देते हैं, जो सत्तारूढ़ दल होती है, तो उसके पक्ष में देकर बिल को पारित कर लिया जाता है। तो निर्णायक मत की स्थिति जो है राज्यसभा के सभापति उसमें निर्णायक मत कर सकते हैं। केवल 2 शक्ति जो है वो राज्यसभा के सभापति को नहीं होता है, जैसे कि मतलब राज्यसभा को नहीं होता है। धन विधेयक के बारे में निर्णय लेना ये राज्यसभा नहीं कर सकता है, और सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं बल्कि लोकसभा के सभापति करते हैं। तो कौन कौन से 2 है? धन विधेयक के बारे में निर्णय नहीं लेना, और दूसरा संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। अगर इनके वेतन और भत्ते की बात करें तो राज्यसभा के सभापति का जो वेतन होता है वो संसद द्वारा निर्धारित होता है। आप 1 लाख 2 लाख ये सब ना जानें, बल्कि आप ये जानें कि संसद इसका निर्धारण करती है। एग्जाम में पूछा भी यही जाता है। तो इनका वेतन और भत्ता जो है, वेतन की बात कर लें तो संसद द्वारा निर्धारित,
संसद द्वारा निर्धारित होता है वेतन। और प्राय ये भी पूछ लिया जाता है कि इनका वेतन जो है कहाँ से दिया जाता है, तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से दिया जाता है। प्राय एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के संचित निधि से राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है, राष्ट्रपति का भी, और जो सांसद होते हैं सबों का भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अगला देख लेते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्ति की बात करें तो उसमें पहला है अनुच्छेद 249। क्या है अनुच्छेद 249? यह है राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्र हित में संसद को विधि निर्माण का अधिकार दे सकता है। मतलब राष्ट्र हित में संसद को जो है विधि निर्माण का अधिकार राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा दे सकता है। इसके लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। तो विशेष अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 249 याद रखेंगे। क्या है 249? तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में संसद को विधि निर्माण का अधिकार। अगला है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 क्या है? 312 इसके अंतर्गत जो है राज्यसभा किसी नए अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS, IPS, IFS जो होता है, तो किसी नए सेवा का गठन कर सकता है। ये अधिकार राज्यसभा को है केवल, ना कि लोकसभा को। इसको विशेषाधिकार भी कह लें तो 249 क्या है? राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में संसद को विधि निर्माण का अधिकार। 312 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। और अगला देखें तो राज्यसभा के सभापति को हटाने की पहल जो है वो राज्यसभा ही कर सकता है, ना कि लोकसभा। राज्यसभा के सभापति को हटाने का पहल यानी सभापति को हटाने का पहल कहाँ होगा? तो राज्यसभा में। इसी में हम जानते हैं कि राज्यसभा जो है वो राज्यों का सदन माना जाता है। क्या है? राज्यों का सदन, क्योंकि राज्यों के प्रतिनिधि यानी वहाँ के विधायक जो हैं वो यहाँ राज्यसभा के सांसद का निर्वाचन करते हैं। तो राज्यों का सदन। अब हम अगला देखते हैं, लोकसभा में राज्यसभा की समान शक्ति कौन कौन सी है? मतलब बराबर की शक्ति, मतलब एक जैसी शक्ति। तो समान शक्ति की बात करें कौन कौन सी है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में एवं उनके महाभियोग में दोनों सदन की समान शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं महाभियोग, राष्ट्रपति के निर्वाचन और उन पर जो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगता है, तो उस पर जो है दोनों सदन को समान शक्ति होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी दोनों को समान शक्ति होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी दोनों को समान शक्ति होती है। प्रधानमंत्री दोनों सदन में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री दोनों सदन में किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत दोनों सदनों के विशेषाधिकारों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 105 याद रखेंगे। 105 क्या है? दोनों सदनों का विशेषाधिकार। दोनों सदनों का विशेषाधिकार। दोनों सदनों का विशेषाधिकार अनुच्छेद 105। अब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात और अनुच्छेद 356 के तहत जो आपात है, जो कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगता है, उसको बढ़ाने का जो है अनुमोदन करने की शक्ति जो है लोकसभा में राज्यसभा दोनों को है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बढ़ाने की शक्ति अनुच्छेद 352 के तहत अगर
देश में इमरजेंसी लागू होता है तो उस वक्त जो है दोनों सदन को अधिकार होता है कि उसके कार्यकाल को बढ़ा सकता है, मतलब अनुमोदन कर सकता है। लोकसभा में राज्यसभा दोनों अनुमोदित कर सकता है। वहीं साथ ही अनुच्छेद 356 के तहत भी अगर राज्यों में संवैधानिक मिशनरी जो है वो विफल हो जाती है तो उस वक्त दोनों सदन को अधिकार होता है कि उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए अगर स्थिति सामान्य नहीं हो रहा है तो। फिर अनुदान की मांग एवं धन विधेयक पर जो चर्चा है दोनों सदनों में होती है, चर्चा होती है। धन विधेयक पर भी चर्चा लोकसभा में भी होगा, राज्यसभा में भी होगा, और अनुदान की मांग पर तो अनुदान की मांग एवं धन विधेयक पर अनुदान की मांग एवं धन विधेयक पर दोनों सदनों में चर्चा होगी। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा की भाई उपयोगिता क्या है। अगर राज्यसभा की उपयोगिता की बात करें तो राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था। अगर ये ना रहे तो राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व ना मिले। प्रथम सदन की कार्रवाई पर गंभीरता से पुनर्विचार राज्यसभा में ही होता है, अर्थात राज्यसभा जो है एक पुनरीक्षणकारी सदन है, यानी लोकसभा के फैसलों की जांच जो है वो राज्यसभा में होता है। मतलब हर विषय जो आनन फानन में अगर लोकसभा में पारित हो जाता है तो उस पर राज्यसभा में बहुत ही गहनता से विचार किया जाता है। साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि हमने देखा कि समाज सेवा, कला, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र से जो 12 प्रतिनिधि आते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व मिलता है प्रतिभावान व्यक्तियों को कि वो अपने स्टेट की बात यहाँ आकर कहे। तो राज्यसभा में प्रतिभाओं का सम्मान होता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संतुलन बनाने का काम करता है। छोटे राज्यों को बराबरी का मौका देता है और आपातकाल में अहम भूमिका निभाता है। तो छोटे राज्यों को बराबरी का मौका, साथ ही केंद्र एवं राज्यों के बीच संतुलन का बनाने का काम करता है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये आप 2-4 बिंदु याद रखेंगे। केंद्र एवं राज्यों के बीच संतुलन बनाने का काम, बनाने का कार्य करती है राज्यसभा। अब कुछ रोचक तथ्य को देख लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। रोचक तथ्य के रूप में अगर हम देखें तो पहली बैठक इसकी कब हुई थी, मैंने बताया था शुरुआत में 13 मई 1952 को। कब हुई थी पहली बैठक? 13 मई 1952 को। पहले सभापति कौन है? पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जो हम टीचर्स डे मनाते हैं इन्हीं की उपलब्धि के उपलक्ष्य में। तो अगर पूछे कि पहले सभापति कौन थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहली महिला सदस्य कौन थी राज्यसभा की? तो वायलेट अल्वा। पहली महिला सदस्य कौन थी? तो वायलेट हरी अल्वा भी नाम है इसका, वायलेट हरी अल्वा। कब बनी थी ये सदस्य? 1952 में ही। दरअसल ये वकील भी थी। तो पहली महिला सदस्य अगर राज्यसभा का पूछे तो वायलेट अल्वा, जो 1952 में बनी थी। वर्तमान में महिला की सदस्य संख्या कैसी है? तो स्थिति जो है वो 10 से 12% ही है महिला का
वर्तमान में महिला सदस्य कितनी है, तो 10 से 12%। 10 से 12% ही राज्यसभा में महिला है। राज्यसभा टीवी की शुरुआत कब की गई थी? राज्यसभा टीवी की शुरुआत कब की गई थी? तो 2011 में शुरू की गई थी। लोकसभा राज्यसभा 2 टीवी है, अब दोनों को इंक्लूड करके शायद संसद टीवी कर दिया गया है। तो राज्यसभा टीवी की शुरुआत 2011 में की गई थी। 22 आधिकारिक भाषाओं में बहस होता है, ये आप जान लें। 22 आधिकारिक भाषाओं में 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में बहस कर सकते हैं राज्यसभा में। तो 22 आधिकारिक भाषाओं में यहाँ बहस होता है। पहले राज्यसभा को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, लेकिन 13 अगस्त 1954 को इसे आधिकारिक रूप से राज्यसभा नाम दिया गया। तो पहले का नाम, शुरुआती तौर पे इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, लेकिन जो है 23 अगस्त 1954 को 23 अगस्त 1954 को इसे आधिकारिक रूप से राज्यसभा नाम दिया गया। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे जो कि कभी न कभी आपने इसको पढ़ा ही होगा या फिर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, लेकिन 23 अगस्त 1954 से इसको आधिकारिक रूप से राज्यसभा नाम दिया गया। कब दिया गया? तो 23 अगस्त 1954 को आधिकारिक रूप से इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया। तो दोस्तों, राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि यह एक संयमित और संतुलित विधायी प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करती है। हालांकि इसकी शक्तियां लोकसभा से कम होती है, फिर भी यह एक संतुलनकारी भूमिका निभाती है और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो आज का ये वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, मैं फिर से कह रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।